आज के मुख्य समाचार। लॉ स्टूडेंट्स को मिला लोकतंत्र को करीब से समझने का सुनहरा मौका। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर का बयान। बघाट बैंक पर शेयर होल्डर्स का बड़ा आरोप। सीएम सुक्खू बोले, बीजेपी हर मुद्दे पर कर रही राजनीति। माता ब्रजेश्वरी धाम में उमड़ा आस्था का सागर। आरडीएफ फंड पर सियासत तेज। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा और नशा मुक्ति पर उठे सवाल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चल रही बजट सत्र के दौरान इस बार एक खास पहल देखने को मिली। विधानसभा की कार्यवाही में लॉ कानून के छात्रों को आमंत्रित किया गया, जिससे उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला। इस पहल के तहत विभिन्न लॉ कॉलेजों के छात्र विधानसभा पहुंचे और सदन की कार्यवाही को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। छात्रों में इस अवसर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कई छात्रों के लिए यह उनका पहला अनुभव था, जहां उन्होंने विधायकों की बहस, प्रश्नकाल और निर्णय प्रक्रिया को लाइव देखा। इस दौरान छात्रों को कुलदीप सिंह पठानिया से संवाद करने का भी मौका मिला। छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को समझने की कोशिश की। अध्यक्ष ने भी छात्रों के सवालों का विस्तार से जवाब दिया और उन्हें विधानसभा बहु संसदीय परंपराओं के महत्व के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने इस पहल को बेहद प्रेरणादायक बताया। उनका कहना है कि किताबों में पढ़ी जाने वाली चीजों को वास्तविक रूप से देखने से उनकी समझ और गहरी होती है। साथ ही उन्होंने इसे अपने करियर के लिए भी महत्वपूर्ण अनुभव बताया। शिक्षकों और आयोजकों ने भी इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास छात्रों को जागरूक नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। इससे युवाओं में राजनीति और प्रशासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। विधानसभा में छात्रों की भागीदारी को एक अच्छी शुरुआत माना जा रहा है। यह पहल न केवल छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक है, बल्कि भविष्य में भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। स्टडी से लीगल 60 स्टूडेंट्स, लॉ के सारे स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। लॉ फील्ड्स जैसे ये लॉ कर रहे हैं तो ठीक है, इनको पता चलेगा कि कैसे कैसे यहाँ पे जो हमारे एमएलए आते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा इनको, तो इनके लिए अच्छा एक्सपोजर रहेगा। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से और मैं लॉ कर रही हूँ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ से, और हम लोग विधानसभा में पहली बार आए हैं और ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और हम लोग ऑफकोर्स यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे। तो वैसे तो हम लोगों को यूथ पार्लियामेंट का काफ़ी एक्सपीरियंस है सभी स्टूडेंट्स को, तो हम लोगों के पास काफ़ी क्वेश्चंस है स्पीकर से पूछने के लिए। तो जब स्पीकर आएंगे तो हम लोग उनसे भी क्वेश्चंस करेंगे और अंदर जाकर भी देखेंगे कि जैसा हम लोग देखते हैं एज इट इज़ वैसा ही होता है कि कुछ डिफरेंसेस है। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज़ स्वनिम। मैम मैं BLLB कोर्स कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ से। वैसे तो मैं काफ़ी बार विधानसभा विज़िट कर चुका हूँ, पर ये कॉलेज के साथ मेरा फर्स्ट टाइम है और इधर आके हम नई नई चीज़ें जो है सीखते हैं कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी गई है उस हिसाब से जो है विधानसभा चलती है नहीं चलती है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। और हम जो MLAs का जो एक्टिविटीज़ होती है अंदर और जो स्पीकर का जो मेन रोल होता है विधानसभा के अंदर, उसको हम जो है अच्छे से देख करके उसको जानते हैं। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी कॉलेजेस और स्कूल्स को जो है मस्ट एक बार तो विधानसभा विज़िट करनी चाहिए, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन उधर उठ रहा है, कौन सा नहीं उठ रहा है, और जो है क्या MLA उधर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारा यूथ है तो यूथ तो जो है एक्टिव होना चाहिए। वैसे तो अगर किसी का पहली बार है तो उसको तो मस्ट की भी उसको नया सीखने को ज़रूर मिलता है। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि बार बार जाने से बोर होता है, कि कुछ नया जो स्पीकर होता है वो कुछ अलग से विधानसभा को हैंडल करता है। कई बार बीच में वॉकआउट भी होता है, तो कैसे जो है एडजर्न करते हैं विधानसभा को उसका भी पता लगता है। तो नया हर बार सीखने को मिलेगा, तो यूथ को एक्टिव तो रहना चाहिए। लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे लॉ कॉलेज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बच्चे थे लॉ से, और जो इनके क्वेश्चंस थे वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और वेरी नोबल क्वेश्चंस एंड नोबल क्वेश्चंस। एंड आई होप जो बच्चे आके यहाँ विधानसभा के माध्यम से कार्रवाई देखते हुए अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके रोल को देखते हुए उनके अंदर जो मैच्योरिटी और डेप्थ लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और जैसे ही प्रयास यही है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही है
और रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का भी यही है कि हमारा जो वोटर है वो उसकी मेंटल ग्रोथ भी हो, मैच्योर भी हो, उसमें डेप्थ भी आए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो बोल रहा है वो उसको करने की क्षमता भी है या हमको जो है हमारे साथ झूठ बोल रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए वो लोगों की विशेष के मुताबिक काम करे। तो ये अच्छा लग रहा है। नौजवान जो है विधानसभा के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों के जो अंदर वार्तालाप है उसको सुनते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो इससे हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा और मजबूत होगा। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र में शामिल होने से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई अपनी हालिया मुलाकात को लेकर अहम बयान दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के नेता और एक कार्यकर्ता होने के नाते उनकी प्रधानमंत्री से समय समय पर मुलाकात होती रहती है। इस बार की मुलाकात में हिमाचल प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष लगाव है और वे राज्य के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। जयराम ठाकुर के अनुसार इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों का रिव्यू किया और भविष्य में भी हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल को दिल से चाहते हैं और आने वाले समय में भी प्रदेश की मदद के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि कुल मिलाकर यह एक बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही हिमाचल प्रदेश का दौरा कर सकते हैं, जिससे प्रदेश को विकास के लिए नए अवसर मिलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी से विपक्ष के नेता के नाते और पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते हम मिलते ही रहते हैं। अब की बार हमारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, प्रदेश के सारे विषयों पर चर्चा हुई है, तमाम इश्यूज पर डिटेल में डिस्कशन हुई है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बहुत दिल से चाहते हैं और कुछ चीजें आने वाले समय में जो है समय के साथ जो मदद के रूप में जो पहले भी हुई हैं, आने वाले समय में भी होने की उनकी संभावनाएं हैं। उन सारी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने सारी चीजों का व्यू लिया है, सारी चीजों की जानकारी ली है और कुल मिलाकर के बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा भी करें। राज्य के आर्थिक हालातों को लेकर क्या आपने कोई निश्चित रूप से हमने बात की है, सारी चीजों को लेकर के बात की है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर के, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर के भी बात की है। प्रदेश के जो है वो जो सारे जो हालात हैं डिजास्टर के बाद के, उन सारी चीजों को लेकर के भी बातचीत हुई है। और हिमाचल प्रदेश के लिए हमेशा मदद के लिए उन्होंने आज से पहले भी कमी नहीं छोड़ी है और अब की बार आने वाले समय में भी मदद होती रहेगी, अनेक तरीके से मदद होती रहेगी, निश्चित रूप से। देखिए, ऐसा है, ये बाहियात आरोप बाहियात लोग लगाते हैं। मैं शब्द आज गुस्से में बोल रहा हूं, क्या मुझे अपने पार्टी के नेता से मिलने के लिए नहीं जाना है? क्या हमको उनके साथ संवाद नहीं करना है? क्या उनकी अनुमति लेकर के हमने जाना है? वो लोग तो दूसरे दिन जहाज में जाकर के जो है अपने प्रभारियों को ढोते रहते हैं। प्रभारियों को पूरे प्रदेश भर में एक एक महीने के लिए इनके सह प्रभारी स्टेट गेस्ट बन करके, आप मुझे मालूम नहीं पत्रकार कहां सोए हैं, आपको जानकारी है कि इनके प्रभारी कोई ऐसे भी हैं जो एक महीने से यहाँ पर स्टेट गेस्ट बन करके घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग खबर नहीं छापते उनकी। मुझे इस बात पर ऐतराज है। और हम अगर प्रधानमंत्री जी से, मेरे देश के प्रधानमंत्री, और उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला, उनने बुलाया और बुला करके सारी चीजों को लेकर के हमने चर्चा की है, तो उस पर किसको आपत्ति होनी चाहिए? किसको आपत्ति होनी चाहिए? क्या इनसे हमने अनुमति लेनी है? इनके तो राहुल गांधी यहाँ पर दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, और दिल्ली से आकर के यहाँ प्रियंका गांधी आती हैं, सोनिया गांधी आती, मिलने की इजाजत नहीं होती है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमको यहाँ हिमाचल से दिल्ली आकर के मुलाकात करने का सौभाग्य मिलता है, उनसे बात करने का सौभाग्य मिलता है। इनको तो मिलता ही नहीं है। और फालतू की चीजों को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी की एक विकृत सोच के कारण जो है यहाँ की सोच में भी फर्क पड़ गया नेताओं के, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ ड्रेस कोड की बातें हमको समझाई जा रही है, प्रदेश के लोगों को समझाए रहे हैं। उनको बोला कि राहुल गांधी को भी ड्रेस कोड, जरा आप किस प्रकार से वो लोकसभा में जाते हैं,
और किस प्रकार से कांग्रेस के नेता उनको भी ड्रेस कोड जो कपड़े उतार करके वहां पर जाकर के प्रदर्शन करते हैं जहां पूरी दुनिया के लोग आए होते हैं। आखिरकार ये संदेश हमको दिए जा रहे हैं। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य अगर हमको मिलता है, बात करने का मिलता है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को भी मना नहीं होगी। अगर जाएंगे, अगर बात करेंगे, उनको भी समय मिलेगा। उनकी बात जब भी सुनी गई है, गंभीरता से सुनी गई है और जो मदद हिमाचल प्रदेश को जो मिलनी चाहिए वो मिली है। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता ब्रजेश्वरी मंदिर में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्रि में हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब चुका है। सुबह की मंगल आरती के साथ ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारों के साथ माता रानी के दरबार में पहुंचकर माथा टेकते नजर आए। कांगड़ा का यह प्रसिद्ध मंदिर, जहां दूर दूर से श्रद्धालु सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए कामना करने के लिए इन दिनों पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से अत्यंत भव्य रूप से सजाया गया है। देश विदेश से मंगवाए गए फूलों से मंदिर परिसर को सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रही है। दिन के समय फूलों की सुगंध और रंग बिरंगी सजावट वातावरण को दिव्य बना रही है। वहीं रात के समय रंगीन लाइटों से जगमगाता पूरा मंदिर परिसर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। मंदिर में प्रवेश द्वार, परिक्रमा मार्ग और मुख्य गर्भगृह के आसपास विशेष सजावट की गई है, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी माता ब्रजेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्रों के दौरान हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए कांगड़ा पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। कई श्रद्धालु घंटों इंतजार के बाद माता के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो चुका है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है और अलग अलग कतारों की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि श्रद्धालु व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर सके। महिला श्रद्धालुओं और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। पेयजल, शौचालय, विश्राम स्थल और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। इसके साथ ही पार्किंग और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और सभी को सहज और सुरक्षित तरीके से दर्शन का लाभ मिल सके। नवरात्रों के दौरान स्वच्छता को भी प्राथमिकता उतनी ही दी जा रही है। माता ब्रजेश्वरी मंदिर परिसर, परिक्रमा मार्ग, प्रवेश द्वार और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर को जाने वाले प्रमुख मार्गों पर सफाई व्यवस्था को मजबूत किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। नवरात्रों के इस पावन अवसर पर स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रसाद, फूल, धार्मिक सामग्री और खाने पीने की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होटल और धर्मशालाएं भी श्रद्धालुओं से भरी हुई है, जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला है। माता ब्रजेश्वरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यह दर्शाती है कि माता के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी और अटूट है। जय माता दी के गूंजते जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। कुल मिलाकर चैत्र नवरात्रों में माता ब्रजेश्वरी मंदिर में भव्यता, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ सकती है। ऐसे में प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह तैयार और सतर्क नजर आ रहा है। माता रानी के दरबार में उमड़ा यह जनसैलाब एक बार फिर यह साबित करता है कि भक्ति और विश्वास की शक्ति आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जय माता दी के जयकारों के साथ यह पावन पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। सोलन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघाट बैंक को लेकर शेयर होल्डर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं शेयर होल्डर व डिपॉजिटरी फर्म के एडवाइजर महेंद्र नाथ सोफंत ने
बैंक प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई अहम खुलासे किए। महेंद्र नाथ ने आरोप लगाया कि बैंक द्वारा पट्टी बांधकर लोन वितरित किए गए, यानी बिना उचित जांच पड़ताल के ऋण दिए गए, जिसके कारण अब बैंक की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में बैंक द्वारा कोई प्रभावी रिकवरी नहीं की गई, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। उन्होंने बताया कि बैंक में कैंपेन लागू होने के बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस या कारगर कदम नहीं उठाया गया। इससे न केवल शेयर होल्डर्स बल्कि आम जमाकर्ताओं में भी चिंता का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि ARCS और जिला प्रशासन की ओर से भी इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नियामक संस्थानों की निष्क्रियता के कारण हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया गया कि डिपॉजिटरी फर्म के सदस्य अब इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कानूनी कार्यवाही के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। शेयर होल्डर्स ने बैंक प्रबंधन से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि बैंक की वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। साथ ही लोन वितरण और रिकवरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई है। इस पूरे मामले ने सोलन और आसपास के क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी है। बैंक से जुड़े खाता धारकों और निवेशकों में भी चिंता बढ़ चुकी है कि भाई आज से 6 महीने पहले RBI ने बघाट कोऑपरेटिव बैंक पर RID लागू किया। आज से लगभग 6 महीने पहले हम औपचारिक रूप से आपसे मिले, हमने आपकी बात आपसे कही। मैं इस बात के लिए अपनी बात आगे बढ़ाऊं, इस बात के लिए पहले ही आपको आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों का बहुत सहयोग जमा खाता धारकों को, बघाट बैंक के शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर के फॉर्म को मिलता रहा है। जो कुछ मीडिया से हमको फीडबैक मिला, जानकारियां मिली, उससे हमने फीडबैक लेकर हम आगे बढ़े। हम अधिकारियों से मिले, हम RCS से मिले, कोऑपरेटिव बैंक के सेक्रेटरी से मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले, RBI से मिले, उप मुख्यमंत्री जो कोऑपरेटिव के मुख्यमंत्री इंचार्ज हैं उनसे मिले। इसी दौरान हमने इस बैंक की पूरी जांच करने के लिए एक प्रतिवेदन RCS को दिया और हमारे ही प्रतिवेदन पर इस बैंक की जांच करने के लिए आदेश जारी हुए। अभी एक रैंडम जांच हुई, 59 केसेस को AR साहब ने परखा। जो अब उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट की है, उस जांच रिपोर्ट के चलते हुए उसका अवलोकन करने पर हमने पाया कि जो कुछ बातें हमने आपके समक्ष इस बैंक के लिए कही थी या हमने अधिकारियों को अवगत कराया था कि ये हमारे आरोप हैं, हमारे 100% आरोप जो है साबित हुए। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि इस बैंक की हर जो फाइल है वो काली है, हर बात में घपला है। जितने भी बैंक लोन एडवांस किए गए हैं वो ओवरवेलमिंग वैल्यूड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए गए हैं। सारी की सारी फाइल इनकी गलत है। कोई भी इन्होंने जो दिए हैं लोन, अब ऐसा लगता है हमें, पहले हमें लगता था कि ये एक ह्यूमन एरर है, ये अनदेखी है, ये एक भूल है, लेकिन अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये इतना बड़ा लोनिंग करने के पीछे भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ लोगों का स्वार्थ था लोन देने में, इसीलिए उन्होंने अपात्र व्यक्तियों को लोन बांटे और आज स्थिति ये है कि बैंक लिक्विडेशन के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। हमारा ये मानना है कि भाई हमने इनसे कहा कि आप रिकवरी करें, आप बैंक को रिवाइव करना चाहते हैं आप करें, लेकिन पिछले 6 महीने जो RDI का पीरियड था, जो 6 महीने बैंक को दिए गए थे RBI की तरह, वो अप्रैल के पहले हफ्ते में समाप्त होने जा रहा है। तो हमारी चिंता, हमें चिंतित होना स्वाभाविक है, हमारे फोरम को चिंतित होना स्वाभाविक है। हमने अपनी बैठक करी, हमने सारी बातचीत का अवलोकन किया, हमने ये जाना और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछले 6 महीने में बैंक ने कोई भी कारगर कदम, ना बैंक ने, ना AR ने और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसे उठाए जिससे ये बैंक रिवाइव हो सकता हो। देखिए, अखबारों में रिकवरी होती रही, बहुत से संबंध जारी हुए, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग आए, पेश हुए और जिसने 5 करोड़ रुपए देने हैं वो 2 लाख रुपए का चेक देके चला गया। और दिलचस्प बात है, वो चेक भी क्लियर नहीं हुए। अधिकांश चेक जो है वो डिसऑनर हो गए, फेल हो गए। एक
बिल्कुल जिसको कहते हैं नॉन सीरियस एफर्ट किया गया। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी में एक दिन एक प्रॉपर्टी का चार्ज लेना था, उसकी कुर्की एग्जीक्यूट करनी थी, तो तहसीलदार साहब नहीं गए। एक दूसरी बार क्या हुआ कि कुर्की करनी थी एक की, तो एजीएम साहब नहीं गए। ना बैंक के अधिकारी सीरियस हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी सीरियस हैं। सीरियस वो लोग हैं जिनके पैसे मर रहे हैं। 70,000 अकाउंट होल्डर, लगभग 11,000 शेयर होल्डर जिनके पैसे आज स्टेक है, लगभग 4 अरब रुपए इस एरिया के जो है वो खतरे में है। मेरा आपसे ये कहना है कि आज जो ये हालत पैदा हुए हैं, इसके लिए बैंक प्रबंधन, आरसीएस और आरबीआई बराबर के जिम्मेवार हैं। हमने यहां पर पैसा इसलिए लगाया कि हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये आरबीआई का जो है इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल है। हमें यह भी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो इसका प्रशासनिक कंट्रोल है वो आरसीएस के पास है। उनकी उसमें भ्रमित होकर, उनके नाम में भ्रमित होकर तो हमने ये पैसे इसमें लगाए और आज वो डूबने के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि भाई 2018 से सैफ लगाए, 2018 से किसी भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा। 22 करोड़ रुपए ये लोग हमारे बिना ब्याज के इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो एक अनुमानित हमें अनुमान लगाते हैं मोटा मोटा कि अगर ये 22 करोड़ रुपए हमारे फिक्स डिपॉजिट में भी पड़े होते और एक एवरेज 7% ब्याज प्रति वर्ष मिलता, तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक ब्याज ये इन शेयर होल्डर्स को अपनी पूंजी के एवज में मिलना था। और अब लगभग 8 वर्ष हो गए हैं। इस हिसाब से मोटा मोटा ये 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर और 8 करोड़ रुपए लगा लो, 12 करोड़ रुपए हमारे शेयर होल्डर के पैसे तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए 22 करोड़ बिना ब्याज के, जिन पर इनको ब्याज की राशि देनी चाहिए थी 12 करोड़ रुपए कम से कम, अगर डिविडेंड नहीं भी देते। मैं एक बात कहता हूं, इतने पैसे इस्तेमाल करने के बाद भी आज बैंक की यह हालत है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का 7वां दिन एंटी टैक्स के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस के साथ चर्चा में रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच अप्रत्यक्ष रूप से तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान एंटी टैक्स को लेकर उठे सवालों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि टैक्स में कोई बड़ा इजाफा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकतम वृद्धि केवल 5 रुपए तक की गई है और इस मुद्दे को बेवजह तोड़ दिया जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास लगातार कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी केवल सरकार ने एंटी टैक्स लगाने का अधिकार लिया है, अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय में अभी एक्ट तैयार किया जाना है और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा कि टैक्स लागू करना है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों की सुविधा के लिए पास प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि एंटी टैक्स को फास्टैग से जोड़ने के कारण दरों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि यह वृद्धि सीमित है और आम जनता पर इसका बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। सीएम ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर नेशनल हाईवे और हिमाचल का एंटी टैक्स बैरियर पास है, उन्हें एकीकृत करने पर विचार भी किया जा रहा है। इससे यातायात सुगम होगा और लोगों को बार बार रुकना नहीं पड़ेगा। भाजपा तो हर बात पर अड़ी हुई है। भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है और राजनीतिक तौर पर बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो एंटी टैक्स है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंटी टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो NHI के नॉर्म से, क्योंकि हमने क्या किया
कि NHI के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा है, जिसके कारण कुछ कॉस्ट बढ़ी है, उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो मैं 7 लाख एडजॉइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। हमने किसी की गाड़ी पर राज्य देख के टैक्स नहीं लगता है, ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ गई है, लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा जाए। हम जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर लौटे हैं, प्रधानमंत्री जी से उन्हें RDG बहाल करने की बात करनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया और पार्लियामेंट के बाहर जाके बोला कि सरकार ने ऑर्फन विडो सेस लगा दिया है। अभी ये बिल पार्लियामेंट विधानसभा में बिल ये पास हुआ है। बिल एक्ट कब बनेगा? जब इसको गवर्नर साहब असेंट देंगे। अभी तो बिल था, बिल पास तब होगा जब एक्ट बनेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद सरकार तय करेगी कि लगाना है कि नहीं लगाना है। पर मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया में चल पड़ा कि डीजल में 5 रुपए बढ़ा दिए, पेट्रोल में 5 रुपए बढ़ा दिए, और नेशनल मीडिया में जो चर्चा कर रहे थे पहले नोटिफिकेशन तो दिखाओ कि कहाँ बढ़ाए। ये तो सरकार को एक अधिकार दिया गया है बिल के माध्यम से, और गवर्नर जब असेंट देंगे कि हमें 5 पैसे बढ़ाने कि 2 पैसे बढ़ाने हैं। 5 रुपए अधिकतम है कि 5 रुपए तक हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने तो बढ़ाने कितने ये तो हम पर डिपेंड करता है। बढ़ाने भी नहीं है कि नहीं बढ़ाने, पता नहीं है क्यों नेशनल मीडिया में चल पड़ा। और एक केंद्रीय वित्त मंत्री जी जो हैं उन्हें इतना नहीं ख्याल कि कोई बिल एक्ट बनने के बाद सरकार लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे, उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि राहुल गांधी जी के बारे में बोल देना, प्रियंका जी के लिए बोल देना, ताकि उनको कहीं केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए। और इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 5 रुपए कहाँ से बढ़ेगा? अधिकतम सीमा ही 5 रुपए, अभी तो एक्ट ही नहीं बढ़ा। हम उसका मतलब यह है अधिकतम 5 रुपए तक लग सकता है अगर लगाना चाहे। जब अभी तो एक्ट बनेगा, महीना एक्ट बनने में लगेगा, नोटिफिकेशन होगी, वो हमने एक अधिकार लिया है कि हम ऑर्फन और विडो के लिए एक अधिकार लिया। 2 पैसे बढ़ाना है, 5 पैसे बढ़ाना है, 10 पैसे बढ़ाना है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे 80 रुपए कम हमारा पेट्रोल और डीजल है। कितने पैसे? 80 पैसे कम पेट्रोल और डीजल है। पंजाब से हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता है, तो इसलिए हमने उसको अधिकार को लिया कि हम इसको बैट ना लगाकर, ऐसी स्थिति में हम बैट लगा सकते थे, नहीं लगाया कि ये जो है ये ऑर्फन और विडो को जाना चाहिए, अनाथ बच्चों को जाना चाहिए। अगर हम लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। ये बिल इसलिए लाना पड़ा, सिर्फ इसलिए लाना पड़ा कि जो विधवा बहनें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जब अगर हम सेस लगाएं तो ये पैसा उनको जाए, वरना इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। हम 5 रुपए बैट भी बढ़ाकर पैसा ले सकते थे। ये तो हमेशा निशाने पर ही रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। अटल आदर्श विद्यालय को योजना को ना तो बंद किया गया है। अब जयराम ठाकुर जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो अब जो बंद करने के बारे में मेरे कोई बयान है तो बता दीजिए। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं, और हमने राजीव गांधी जी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल चलाए हैं। अटल आदर्श विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है, उनको बंद नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। 19 सदर के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने RDG की राशि को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्र से फंड प्राप्त न होने के कारण प्रदेश सरकार को भारी आर्थिक दबाव देखना पड़ रहा है। सतपाल रायजादा ने कहा कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए की RDG राशि अटके होने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य के खर्चों को संतुलित रखते हुए विकास कार्यों को जारी रखना है। उन्होंने बताया कि सरकार के लिए राजस्व एकत्र करना इस समय प्राथमिकता है, ताकि विकास परियोजनाएं बाधित न हो और आम जनता पर न्यूनतम असर पड़े। रायजादा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सराहना करते हुए कहा कि वे इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न स्रोतों से आय बढ़ाने के उपायों पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक दबाव के बावजूद विकास की गति बनाए रखे और जनता को आवश्यक सुविधाएं मिलती रहे। पूर्व विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में विपक्ष द्वारा किया जा रहा विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले यह समझना चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति किन कारणों से प्रभावित हुई है। राजदाता ने कहा कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, न कि हर मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। देखिए, सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ा है, जो आरजीडी का पैसा नहीं मिला है, उसके बाद सरकार ने किस तरीके से रेवेन्यू को इकट्ठा करना है, ये मुख्यमंत्री के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो उसमें जो आज भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए ये टोल टैक्स बैरियर की शुरुआत किन्होंने की, ये इनके द्वारा की गई शुरुआत थी। आज जब हमारा 40,000 करोड़ रुपया जो आरजीडी का रुका है, अब सरकार को प्रदेश चलाने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना ज़रूरी है और उसमें अलग अलग तरीक़ों से वो रेवेन्यू को इकट्ठा किया जा रहा है। और आपका कोई और सवाल है तो मुझे बताइए। बाकी भाजपा का ऐसे है कि भाजपा के नेता जो है वो रात को सोते हैं, उनको जो सपना आता है वो सुबह आके बोल देते हैं, तथ्यों के ऊपर बात नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारी बातें यहाँ पे ये उठा रहे थे। अभी मैं विधानसभा में बैठा था तो मैं सुन रहा था सतपाल सत्ती जी को वो नेगी जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे कि कौन व्यक्ति है जो काला पानी गया है। कोई गया है कांग्रेस पार्टी में जो काला पानी गया है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने काला पानी तो बता दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी बार उन्होंने माफ़ी मांगी थी। सावरकर ने कितनी बार माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, और माफ़ी मांगने के बाद जो उनको पेंशन मिलती थी, जो अंग्रेज़ों ने लगाई थी, जो अंग्रेज़ों की मुखबरी करते थे, वो आज हमें बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। और ऐसे लोग जिन्होंने महात्मा गांधी जी को मारा, गोडसे जैसे लोगों के मंदिर बनाने वाले लोग, वो हमें बताएंगे कि देशभक्ति कहाँ से सीखनी है। इस कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, लीडर्स चाहे वो लीडर्स रहे हैं महात्मा गांधी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, चाहे वो कोई भी जितने भी लीडर्स थे, वो सारे कांग्रेस ही थे और कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश ने आज़ादी ली है। उस कांग्रेस को आज ये दिन भर गालियाँ निकालते हैं और वो लोग गालियाँ निकालते हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबरी की और बड़े शान से बताते हैं काला पानी गए। भाई काले पानी तो बहुत गए, लेकिन उनमें से मुखबरी किन लोगों ने की, पेंशन किन लोगों को लगी, गोरों ने पेंशन किन को लगाई? उनको ही लगाई ना जिन लोगों ने देशभक्तों के खिलाफ जो है गोरों को मुखबरी की और लोगों को फंसाया। तो छज तो बोले, छाननी क्यों बोले जिसमें छो छेद है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ। बाकी आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप देख सकते। बजट पेश किया बजट के मामले में देखिए, हाँ, बजट के मामले में निश्चित तौर पे आज सरकार के पास मेरा ये खुद का मानना है कि पैसे की कमी के कारण बजट में जो कमी आई है तो वो निश्चित तौर पर आई है, लेकिन ये आई किन के कारण, ये पैसे की कमी आई किन के कारण है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या कोई सांसद ऐसा भी है जिन्होंने आरजीडी के ऊपर संसद में आवाज़ उठाई हो? 4 सांसद इनके जीत कर गए हैं और अभी इनके 2 सांसद जो हैं वो राज्यसभा के हैं। किसी भी सांसद ने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात की? ये हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता है ये हिमाचल विरोधी हैं। आप देखिए, जब हिमाचल बनना था तब स्टेट हुड मारो ठुड का नारा इन्होंने दिया था, तब भी ये हिमाचल के विरोध में थे, आज भी ये हिमाचल के विरोध में है। और ये हिमाचल के विरोध में और देश के विरोध में जो लोग बातें करते थे, जिन्होंने झंडा नहीं फहराया, ये आरएसएस के लोगों ने झंडा नहीं फहराया था, और आज वो हमने
देशभक्ति का बात सिखाए, हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। देशभक्ति हमारे रग रग में है, हमारे खून में है, इनसे देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के भविष्य, नशा मुक्ति जैसे अहम मुद्दों को लेकर नाचन के विधायक विनोद कुमार ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से इन विषयों को प्राथमिकता देने और ठोस कदम उठाने की मांग की है। विधायक ने विशेष रूप से दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों के लिए प्राप्त सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से कई दिव्यांग साथी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने इसे अत्यंत चिंताजनक बताते हुए सरकार से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। विनोद कुमार ने राज्य सरकार द्वारा हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा का स्वागत किया, लेकिन साथ ही कहा कि केवल योजना बनाना प्राप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही दिशा देने के लिए व्यवहारिक और जमीनी स्तर पर कार्य करना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक खेल मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, ताकि युवा नशे से दूर रहकर खेल और सकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो। विधायक ने पेंशन से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई पात्र लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। कई मामलों में 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है, जबकि लाभार्थियों ने सभी जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबित मांगों का शीघ्र निपटारा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जरूरतमंदों को समय पर उनकी पेंशन मिले। विनोद कुमार ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से अपेक्षा से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। आपने जो बात कही बुद्धिहीन बच्चों की या दृष्टिहीन बच्चों की, आपको ध्यान में होगा कि 3 साल से वही दृष्टिहीन साथी हमारे सेक्रेटरीट के बाहर, चौड़ा मैदान के बाहर कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और जहां तक बजट की घोषणाओं को लेकर के मैं बात करूं, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू करने की बात की है, जिसमें कहा गया है कि हिमाचल चिट्टे से बाहर हो, उसके लिए एक योजना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हिस्सा लेंगे। लेकिन उन बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए सरकार क्या सुविधा दे रही है? क्योंकि आज हम एक तरफ बात करते हैं कि प्रदेश नशे से मुक्त हो, हिमाचल प्रदेश चिट्टा मुक्त हो, तो उसको चिट्टा मुक्त करने के लिए, नशे से मुक्त करने के लिए मुझे लगता है कि हमें नौजवानों को लेकर के हमें अच्छे प्लेग्राउंड की व्यवस्था वहाँ पे हो, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है सदन में, उस पर किस तरह का जो है रिस्पॉन्स आपको मिला है उस मुद्दे पर? निश्चित तौर पर अनेकों साथियों की ओर से बात आ रही थी कि हमें पेंशन समय पे नहीं मिल पा रही है। अनेकों साथियों की ओर से बात उसके बावजूद भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो हमारा इस प्रश्न को लाने का हेतु यही था कि एक तो समय पे हमारे साथियों को पेंशन मिले, और दूसरा जितने पेंडिंग केस सरकार के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि स्वाभाविक है जिसने फॉर्म सबमिट किया होता है वो इस आस के ऊपर होता है कि उसको पेंशन जल्दी अब मिल जाएगी। लेकिन हम देख रहे थे कि बहुत लंबे समय से, लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है लोगों को फॉर्म सबमिट करवाए हुए, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। हमने सरकार से ये बात की है कि जो पेंडिंग केस है उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, ताकि उन बुजुर्ग व्यक्तियों को, उन गरीब लोगों को पेंशन मिल जाए। निश्चित तौर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल को उम्मीद से ज़्यादा मिला है। अगर आपने विक्रमादित्य सिंह जी का भाषण सुना होगा, बजट भाषण सुना होगा, तो उन्होंने तो सीधे तौर पर इस बात को माना कि पीडब्ल्यूडी विभाग अगर चला है तो केंद्र की बैसाखियों के सारे चला है, क्योंकि स्टेट हेड में 1 भी रुपया उनको प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जो भी मंत्री जिस भी सरकार में, केंद्र सरकार के पास गया हो, हमारी सरकार के समय, मोदी जी की सरकार के समय, अच्छा रिस्पांस केंद्र की ओर से मिला है। और आने जयराम ठाकुर जी देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर के आए हैं, और मैं समझता हूं कि ये मिलना, ये मोदी जी का धन्यवाद कर, इसमें मोदी जी का धन्यवाद भी शायद जो प्रदेश को जो आर्थिक सहायता मोदी जी ने दी है उसके लिए धन्यवाद भी किया होगा, और आने वाले समय में
और भी आर्थिक सहायता प्रदेश को मिले, इन सारी चीजों को लेकर के आने जयराम ठाकुर जी ने देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी से बात की है।